नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ से रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, एसएससी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम नेफ्रॉन की संरचना से रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ में, डिटेल में, बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन्स कैप्सूल को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस है भैया, उससे पहले ये डायग्राम देख लीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपके ऑप्शंस ए है क्षेत्र बी बोमेन्स कैप्सूल को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्र ए बोमेन्स कैप्सूल को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र डी बोमेन्स कैप्सूल को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र सी जो बोमेन्स कैप्सूल को दर्शा रहा है। आपको राइट आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी को 12/9/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको नेफ्रॉन के बारे में पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि भाई नेफ्रॉन है क्या। भाई नेफ्रॉन है क्या? तो मैं आपको बता दूं, नेफ्रॉन जो है वो आपकी जो किडनी होती है ना भाई, जो किडनी होती है इसे वृक्क कहते हैं हिंदी में। जो आपके गुर्दे होते हैं उसकी सेल होती है, अर्थात उसकी कोशिका होती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम किडनी की कोशिका कह सकते हैं। भाई किडनी की कोशिका तो है, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? नेफ्रॉन को किडनी की कोशिका कहते हैं। जो किडनी की जो संरचना बनी हुई है वो इन्हीं नेफ्रॉन से बनी हुई है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, दोनों किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं लगभग, यानी कि 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो ये किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। ये क्या है भाई? किडनी की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है भैया, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो नेफ्रॉन बताना है। किडनी की कोशिका कौन सी है, तो नेफ्रॉन बताना है। अब जो कार्य किडनी का है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किडनी का कार्य क्या है। तो किडनी का जो कार्य होता है भाई, आपकी जो किडनी है, इस किडनी का कार्य क्या है? तो ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम है भैया। ब्लड फिल्ट्रेशन का, आपके ब्लड को छानने का काम होता है। क्यों छानते हैं हम ब्लड को? क्योंकि आपके ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। आपके ब्लड में कुछ अच्छी चीजें होती है और कुछ खराब चीजें होती है। जैसे कि अच्छी चीजों में आ गया भैया ग्लूकोज होता है कि नहीं है? एमिनो एसिड होता है, इसके अलावा वाटर भी होता है, इसके अलावा भैया मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इसके अलावा आयंस होते हैं। ये सारी चीजें होती है भैया। तो ये तो अच्छी चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ खराब चीजें भी होती है, जैसे कि यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है और भैया क्रिएटिनिन होता है। ये सारी चीजें होती है। तो ये तो है भैया खराब चीजें, और ये जो है ये अच्छी चीजें हैं। अब आपके ब्लड में दोनों चीजें मिश्रित रूप से होती है। तो जो किडनी होती है वो किडनी क्या काम करती है? अच्छी चीजों को तो एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और जो खराब चीजें हैं आप सभी को पता है किडनी में क्या बनता है? किडनी में यूरिन का निर्माण होता है, यानी कि मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र के साथ में आप सभी को पता है मूत्र में 95% में पानी होता है। तो उस पानी के साथ में भैया ये यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सभी बाहर निकल जाते हैं। अब किस तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, किस तरीके से ब्लड छनता है जिससे ये खराब पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं यूरिन की सहायता से। तो वो कार्य करता है भैया आपका ये नेफ्रॉन, क्योंकि ये किडनी की सबसे छोटी इकाई है। जो कार्य किडनी का है वही कार्य नेफ्रॉन करता है। इसी नेफ्रॉन में आपका ब्लड फिल्ट्रेशन होता है भैया।
इसलिए हमें इस नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, क्योंकि जो कार्य किडनी का होता है वही कार्य नेफ्रॉन को होता है, इसलिए इसे कार्यात्मक या क्रियात्मक कहा गया है। और किडनी को संरचना देने का काम भी यही करता है, क्योंकि एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो याद रखना है, ये किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी है। ये किडनी की क्रियात्मक वह संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ा देता हूं। अगर आपने एक बार नेफ्रॉन की संरचना पढ़ ली तो भैया रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजे में, आरपीएफ में जितने भी नेफ्रॉन की संरचना से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आप उन सभी क्वेश्चनों का अच्छे से आंसर दे पाओगे, बहुत इजी वे में। बस आपको ध्यान से समझना है, जो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ बस वो पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये एक्सीरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर, उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर संपूर्ण उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आपको जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच के नाम से एक मैंने पढ़ाया था रेलवे वाले बच्चों के लिए, जिसमें जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजे में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस बैच में भैया ये चैप्टर मैंने करवा रखा है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ लेना भैया, ठीक है। तो वहां पर आप उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ सकते हो। उत्सर्जन तंत्र से जो क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए वो क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो भैया फिर यहाँ से आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। नेफ्रॉन की संरचना पर्सनल डिटेल में पढ़नी है, वैसे मैं पढ़ा दूंगा, फिर भी मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर्सनल पढ़ लेना, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा। सारे के सारी ये चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो अब इन्हें मैं मिटा दूं और नेफ्रॉन की संरचना का चित्र बनाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये ए क्षेत्र क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। चले भैया आगे। ओके, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये तो आपको समझ में आ गया। आरआरबी ग्रुप डी को 12/9/2022 में पूछा गया है। मैं लिख भी देता हूँ भाई, कहीं पता लगे आप सोचने लग जाओ कि भैया ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये डायग्राम सेम टू सेम पूछा गया है। तो आजकल अच्छे क्वेश्चन आने लगे। देखिए भैया, नेफ्रॉन की संरचना में क्या होता है, एक कप के समान आपको एक संरचना दिखाई देती है इस तरीके से। कप इस तरीके का होता है ना, इस तरीके से। तो ये जो कप के समान जो संरचना दिखाई देती है इसे कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन का संपुट कहा जाता है हिंदी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बोमेन का संपुट कहाँ दिखाई देता है तो नेफ्रॉन की संरचना में दिखाई देता है। इस कप जैसी जो संरचना है इसमें क्या होता है, इसमें भैया बहुत सारे नेचुरल रूप से फिल्टर लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, फिल्टर लगे हुए होते हैं। इन फिल्टरों को कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस के गुच्छे भी कह सकते हैं आप। इस कप वाली संरचना में ये जो फिल्टर लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड को छानने का काम करते हैं। रीनल आर्टरी होती है, ये क्या है, ये है रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी क्या करती है, शरीर के अलग अलग अंगों से ब्लड को छानने के लिए कहाँ लेकर के आती है, इस नेफ्रॉन में लेकर के आती है, आपकी किडनी में लेकर के आती है। तो शरीर के सभी अंगों से ये रक्त आया जिसमें बहुत सारी चीज़ है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है, ग्लूकोज है, पानी है कि नहीं है, विटामिन है, मिनरल्स है, आयन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आई। अब भैया होगा क्या, ये ग्लोमेरुलस फिल्टर में ब्लड आया आपका। अब ब्लड आने के पश्चात जितने भी ब्लड में चीजें हैं वो सभी छन करके भैया नीचे इस ट्यूब में आ जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्यूब है क्या। तो इस ट्यूब में आ गई। अब ब्लड छन गया तो बाकी का जो ब्लड है भैया वो जिन जिन अंगों के पास से आया है उन अंगों के पास वापस चला जाएगा। किसकी सहायता से, रीनल वेन्स की सहायता से चला जाएगा। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। रीनल आर्टरी ब्लड को छनने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों से भैया ब्लड को लेकर के आई। कहाँ पर, आपके नेफ्रॉन में, आपकी किडनी में। ब्लड छनने के पश्चात जो ब्लड छना है वो वापस ऐसे कैसे ही ऊपर को परीखा चला जाएगा, वापस रीनल वेन की सहायता से जिन अंगों के पास से ब्लड आया उन अंगों के पास वापस चला जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई है भैया। अब यहाँ पर ये नीचे ये जो मैंने नली बनाई है इस नली में बहुत सारी चीजें आई है भैया। क्या क्या आया है,
तो इस नली को कहा जाता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, पीसीटी। अब ये पीसीटी क्या है? तो पीसीटी इसे कहा जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आगे की तरफ घुमावदार नलिका कहते हैं इसे हिंदी में, वैसे आपको याद रखना पड़ेगा पीसीटी। तो ये पीसीटी है। अब इस पीसीटी में जितने भी ब्लड में सारी चीजें थी, अभी मैंने आपको बताई, अच्छी चीजें और खराब चीजें। अच्छी चीजों में क्या क्या था? पानी था, ग्लूकोज था, अमीनो अम्ल था, विटामिन थे, मिनरल्स थे, आयन्स थे, सभी आ गई। खराब चीजें क्या क्या थी? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनाइन, यानी कि अच्छी और बुरी चीजें, सब चीजें यहाँ पर आ गई है भैया। किसमें? इस पीसीटी में। तो यहाँ पर जो आपको संरचना ये दिखाई देती है ट्यूब जैसी, ये पीसीटी है। अब ये पीसीटी आगे जाकर के दो भागों में बटी हुई होती है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से भैया। तो जो नीचे की तरफ ये नली उतर रही है, इसे तो कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। अवरोही नलिका कहा जाता है, उतरती हुई नली कहा जाता है। और ये जो चढ़ती हुई नली है, इसे कहा जाता है भैया असेंडिंग लिम्ब। क्या कहा जाता है? असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, आरोही नली कहा जाता है। ठीक है भैया। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है यहाँ तक, इस पूरी को यू आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। हेनले का लूप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हेनले का लूप कहा जाता है भैया। और ये यहाँ पर भैया कुछ इस तरीके से भी आपको यहाँ पर एक संरचना और दिखाई देगी। अभी मैं सबका कार्य पढ़ाने वाला हूँ, एक मिनट रुकिए। तो आगे जा कर के ये जो असेंडिंग लिम्ब है, ये कुछ इस तरीके से होती है। और भैया कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो संरचना है, ये वाली ये होती है डीसीटी। इस डीसीटी में किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है। इसका काम यह है कि यहाँ तक जो चीजें आई है पीसीटी की, उसे ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर भैया यूरिन स्टोर होता है। अब ये यूरिन कैसे बनता है वो देख लीजिए भैया। यहाँ पर इस कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है। इस यूरिन में बहुत सारी खराब चीजें होती है, वो जिसे शरीर से बाहर निकालना होता है, वो यहाँ आकर के कुछ समय के लिए इकट्ठी होती है। डीसीटी में किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन पीसीटी आपको पढ़ना पड़ता है। पीसीटी, ये जो पीसीटी है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है। इस डीसीटी की फुल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी की फुल फॉर्म है भैया। अब देखिए, मैंने कहा कि भैया यहाँ से ब्लड छन करके, ब्लड छनने के पश्चात ब्लड में अच्छी चीजें थी और खराब चीजें थी, और पानी भी था साथ में, वो सारी चीजें पीसीटी में आ गई है। अब पीसीटी में क्या होता है? जो अच्छी चीजें होती है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो खराब चीजें होती है वो भैया आगे निकलती रहती है। तो पीसीटी में क्या हुआ? सबसे पहले ये जो पीसीटी है, ये वाली जो नलियाँ आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है? ये जो पीसीटी होता है, ये क्या करता है? ग्लूकोज का और जो एमिनो एसिड है, जब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं एक श्रृंखला में, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये जो पीसीटी है, ये पीसीटी क्या करता है? इस ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। जैसे कि आपकी छोटी आंत में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसी तरीके से अवशोषण कर लिया जाता है ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का। क्योंकि अगर अच्छी चीजें आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, आयन्स की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो भैया अच्छी चीजें जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है, उन सभी चीजों का एब्जॉर्प्शन करना अति आवश्यक है। ये पीसीटी क्या करता है? ग्लूकोज हमारे शरीर में काम आता है, एमिनो एसिड काम आता है, इन सभी चीजों को भैया एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। और ये जो बाकी की चीजें आई है, उसमें भैया H+ आयन त्याग दिया जाता है इस पीसीटी के द्वारा। अब जैसे ही H+ आयन त्यागा जाता है, तो वो जो छन करके आया है, उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? उसका पीएच मान हो जाएगा भैया 6। और उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? उसकी प्रकृति हो जाएगी भैया दुर्बल अम्लीय। अब ब्लड से जितनी भी अच्छी चीजें और खराब चीजें छन करके आई थी भैया, उसमें ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कर लिया है।
उसके बाद में भैया ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती है इस हेनले के लूप में। तो हेनले के लूप में उतरती हुई जो नलियाँ आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, अवरोही नली, उतरती हुई नली। इस उतरती हुई नली में क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये जो उतरती हुई नली है इसमें पानी का पुनः एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है इसमें भैया, पानी का पुनः एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का पुनः अवशोषण होता है। एक बार जब हम पानी पीते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं होती है वो पहले से ही पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेती है। दोबारा जब ब्लड फिल्टर होता है तो भैया यहाँ पर हम जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है उतने पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन जो अधिक मात्रा में पानी है हमारे शरीर में वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि आपने 1 लीटर पानी पिया तो 1 लीटर में से क्या पूरा का पूरा 1 लीटर आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना होगा, नहीं। जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो बाकी का पानी है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, यूरिन की सहायता से, कुछ पसीने की सहायता से, ऐसे हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो भैया जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है उतना भैया उस पानी का पुनः एब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण कर लेती है। ठीक है भैया, आगे चला। अब ये सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है। जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं आपके ब्लड में, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, पानी है, विटामिन है, आयंस है, मिनरल्स है, इन सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा। बचा हुआ जो भाग है वो यूरिन कहलाएगा। बचा हुआ जो भाग है वो यूरिन कहलाएगा। इस यूरिन में हमारे शरीर में जो अधिक मात्रा में पानी है वो पानी होगा, क्रिएटिनिन होगा, यूरिया होगा, अमोनिया होगा, यूरिक एसिड होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी भैया यूरिन में। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीजों का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ। डिसेंडिंग लिम्ब में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, पानी का पुनः एब्जॉर्प्शन हुआ। और पीसीटी में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हुआ और भैया H+ आयन यहाँ पर त्यागा गया। अब आगे चले, असेंडिंग जो लिम्ब होता है इसमें NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, कुछ मात्रा में मिनरल्स का और कुछ मात्रा में आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है भैया। किसमें, इस असेंडिंग लिम्ब में, ये चढ़ती हुई जो नली है ना इसमें भैया। अब बचा क्या, विटामिन का भी यही होता है भैया, विटामिन का भी यही होता है। तो जितनी भी चीजें हैं उन अच्छी अच्छी चीजों का एब्जॉर्प्शन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि भैया डीसीटी में किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बहुत सारे टीचर यहाँ पर विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी बताते हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। सिर्फ इसका कार्य होता है कि जो चीजें आई है उसे कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाना, उसे कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाना। इस कलेक्टिंग डक्ट में अब जो चीजें आई है, अब क्या क्या चीज आया है, अधिक मात्रा में जो पानी है वो पानी आया है, क्रिएटिनिन आया है, यूरिया आया है, यूरिक एसिड आया है। मैं दोबारा से लिखता हूँ भाई, अधिक मात्रा में जो वाटर है ये आया है, उसके अलावा यूरिया आया है, अमोनिया आया है, यूरिक एसिड आया है और क्रिएटिनिन आया है। ये सारी चीजें आई है भैया और ये सारी खराब चीजें हैं। अब ये सारी चीजें, इन सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है, यूरिन का निर्माण करती है। फिर ये यूरिन जो होता है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। अब ये जो संरचना आपको देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है भैया किडनी में, क्योंकि किडनी की इकाई है, किडनी की कोशिका है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। किडनी से यूरिनरी डक्ट, क्या, यूरेटर डक्ट, यूरिनरी डक्ट नहीं, यूरेटर डक्ट, इसे मूत्र वाहिका कहा जाता है, वो जुड़ी हुई होती है। और इन मूत्र वाहिकाओं की सहायता से ये जो कलेक्टिंग डक्ट में जो मूत्र स्टोर हुआ है ये भैया यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, यानी कि मूत्राशय तक पहुंचता है। और फिर मूत्राशय में कुछ समय के लिए मूत्र इकट्ठा होता है और फिर यूरेथ्रा मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये नेफ्रॉन की संरचना है, यहाँ आपको पता होना जरूरी है इन सभी चीजों के बारे में। अगर नहीं पता है तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ये 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, ये तो मैंने क्वेश्चन करवाया है क्योंकि ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा नेफ्रॉन की संरचना का, सचित्र वर्णन कैसे करते हैं उसका। तो वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ें आपको लिखाई है, एक एक चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है, उसको जा करके पढ़ लेना, फिर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पर जो रिविजन करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए भैया आपको चीज़ें तो सारी पढ़ाई लेकिन लिखी नहीं है। अब देखो जैसा यहाँ पर डायग्राम बनाया गया, सेम यही डायग्राम आपको पूछा गया है, तो आप बता सकते हो ये ए क्या है भैया। तो यहाँ पर ए जो दिखाया गया है वो वोमेन्स कैप्सूल दिखाया गया है, बी पीसीटी को दर्शा रहा है, डी डीसीटी को दर्शा रहा है, सी जो होता है वो हेनले के लोब को दर्शा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76A। क्या हो जाएगा भैया, 76A हो जाएगा भैया। तो राइट आंसर हो गया
किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेम सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसको आपको चुटकियों में आंसर देना है। समझ लीजिए ये हेनले का लूप है, इसमें ग्लोमेरुलस के गुच्छे होते हैं, रीनल आर्टरी शरीर के अंगों से ब्लड लेकर के आ रही है, रीनल वेन्स वापस फिल्टर होने के बाद ये शरीर के अंगों के पास वापस ब्लड को लेकर के जा रही है। पीसीटी में ग्लूकोज और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है, H+ आयन त्याग देता है, डिसेंडिंग लिम्ब है, पानी का पुनः अवशोषण होता है, असेंडिंग लिम्ब है, इसमें विटामिन, मिनरल्स, आयंस, NaCl इन सभी का एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो युवा करके संरचना दिखाई दे रही है लूप ऑफ हेनले है। डीसीटी में किसी भी प्रकार का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसका कार्य होता है जो यूरिन है, इस यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचाना। इस यूरिन में बहुत सारी चीजें होती है, अधिक मात्रा में जो पानी होता है वो होता है, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, ये सारी चीजें होती है भैया। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पर पीसीटी है, यहाँ पर हेनले का लूप है, यहाँ पर डीसीटी है, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है और यहाँ पर वोमेन कैप्सूल है। तो ये सारी चीजें आपको नेफ्रॉन की संरचना में पढ़नी पड़ती है, जो आपने पढ़ ली है भैया। अब आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अब 10, 15, 20 मिनट का खेल हो रहा है जिसमें एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर देना है, ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारी चीजें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब आसानी से आप जवाब दे सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलो भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2। सेम वैसे ही पूछा गया, थोड़ा सा डायग्राम अलग तरीके से बनाया गया है। और ये एग्जामिनर की चाल होती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नांकित आकृति मानव के नेफ्रॉन को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्र ए, ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्र सी, ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्र बी, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्र डी। ये डायग्राम दिया गया है नेफ्रॉन की संरचना का कुछ इस तरीके से, जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया था सेम वैसा ही मैंने बनाया है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 19/9/2022 को पूछा गया है। संग्रह नलिका को इंग्लिश में कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहा जाता है? कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है भैया। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन किया है, उससे संबंधित से हम ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बी है, ये जो आपको बी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बी है भैया बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। डी क्या है भाई? डी है भाई पीसीटी। सी क्या है भाई? सी है डीसीटी। और ए क्या है भाई? भाई कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्र ए। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। ऐसे ही रेलवे की वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भैया। मैंने बहुत सारे टॉपिकों पर, बहुत सारे चैप्टरों पर वीडियो बना रखे, सभी रेलवे वाले बच्चों के लिए उपयोगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। मेरा टारगेट ये रहता है कि जो कुछ पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है भाई, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर दीजिए। मानवों में केसिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? केसिका गुच्छ किसे कहा जाता है पता है क्या आपको? ग्लोमेरुलस फिल्टर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। जो फिल्टर होता है ना, उसे कहा जाता है, जिसमें ब्लड का फिल्टर होता है, यानी कि जो ब्लड को छानता है। मैंने कहा नेचुरली फिल्टर पाए जाते हैं, वो केसिकाओं के होते हैं। एक्चुअली में बहुत सारी केसिकाओं के गुच्छे होते हैं जिन्हें आप ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। उसके बारे में पूछ रहा है कि मानवों में जो केसिका गुच्छ होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, यकृत में पाया जाता है, लीवर में, बोन मैरो में पाया जाता है, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी है उपरक। मैंने कहा था कि किडनी को उपरक कहा जाता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर डी होता है गर्भाशय, यूट्रस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 29/9/2022 को। अभी आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ लिया है, लेकिन जब एग्जाम में आता है और हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक घूमते रहते हैं, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाते। पता ही नहीं लगता कि भाई क्या होता है केसिका गुच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरक, यानी कि किडनी। ठीक है भाई, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन का संपुट मैंने आपको पढ़ाया था, कप के समान जो संरचना होती है जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे हुए होते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है आपसे कि जो बोमेन्स कैप्सूल है वो मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं। तो कहाँ पढ़ा आपने? नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ा। और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और दोनों किडनी में लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन को किडनी की इकाई कहा जाता है, किडनी की कोशिका कहा जाता है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 29/8/2022 को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमाशय, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी है व्रत, ऑप्शन नंबर ए में स्टोमक के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी में लीवर के बारे में कहा गया, ऑप्शन नंबर सी में लंग्स के बारे में कहा गया, ऑप्शन नंबर डी में किडनी के बारे में कहा गया है। तो हमने कहाँ पढ़ा? हमने पढ़ा भैया किडनी में नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ा है भैया बोमेन्स कैप्सूल। कहाँ पूछा गया है? 29/8/2022 को पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर है भैया आपके रेलवे के, जहाँ से नेफ्रॉन की संरचना से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में नेफ्रॉन की संरचना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए नेफ्रॉन की संरचना को बड़े ध्यान से पढ़ना और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी मैंने आपको बताया। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किडनी की संरचनात्मक इकाई है। मैंने आपसे कहा था कि भैया नेफ्रॉन को किडनी की इकाई, किडनी की कोशिका, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अच्छे से बताएं। आपके ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कीटोन, साइटोन। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 26/10/2018 को। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। गाइस, अगर आप रेलवे की तैयारी करें ना तो रेलवे वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आपको बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं जो रेलवे में आपसे पूछे गए। रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में, इन सभी एग्जामों में। तो भाई मैंने एक बैच 1 फरवरी को स्टार्ट किया था, उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी के 7 चैप्टर करवा दिए हैं और सातों ही लंबे लंबे बड़े बड़े चैप्टर है भाई। जूलॉजी के चैप्टर है सातों के सातों ही। तो जाकर देखो एक बार, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और आपकी एग्जाम से पहले मैं बाकी के चैप्टर भी करवा दूंगा। तो उस बैच के जितने भी 7 चैप्टर मैंने करवाए हैं उन 7 चैप्टरों को पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके के बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेफ्रॉन की संरचना का भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में मैंने नेफ्रॉन या उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो वो भी जाकर देख लेना आप। ओके, अब चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, छोड़ करके मत जाना, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट कर दीजिए आपके भाई के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी सी वीडियो में, ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी दे सके हम अलग अलग टॉपिकों पर जो रेलवे वाले बच्चों के लिए उपयोगी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।